ज्योति टीएमटी बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, क्वालिटी में एक कदम आगे। आपकी खिदमत में हाजिर उर्दू खबरनामे में सबसे पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इलेक्शन रैली के दौरान 370 को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने जो फैसला लिया है वो अटल है, वो आखिरी है। 370 को लेकर और कांग्रेस की जमात, उन्होंने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस जमात 370 को वापस लाने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के खिलाफ बोलने वाले लोगों का साथ कांग्रेस दे रही है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन रैली के दौरान 370 को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 370 का फैसला जो मुल्क ने किया है वो अटल है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस 370 को लेकर वापस लाने की बात कर रहे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की तनकीद करते हुए कहा कि जो मुल्क मुखालिफ लोग जो है वो कांग्रेस उनका साथ दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इलेक्शन रैली के दौरान जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत 370 को लेकर एक बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा कि 370 का फैसला जो मरकजी सरकार ने किया है वो अटल है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 370 को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं। मोदी 370 को लेकर उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने 370 को हटाया और ये फैसला जो है वो अचल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ताहम उन्होंने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो दोबारा से 370 को लाने की बात कर रहे हैं। अब रुख वादी का करते हैं। वादी से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि पीडीपी खीमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी और साथ ही साथ नए इत्तेहाद की आगे की हिकमत अमली पर बात हो सकती है। कश्मीरी जमातें नए इत्तेहाद को बाकायदा शक्ल देने को लेकर काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में माना जाता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर वो इस नए इत्तेहाद के सरबराह हो सकते हैं। आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी गुपकार रिहाइश पर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात होगी और नए इत्तेहाद के हवाले से आगे की हिकमत अमली पर भी बात हो सकती है।
इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं सईद तजम्मुल। तजम्मुल, आज 3 बजे पीडीपी खेमे से बड़ी खबर जो आ रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती की जानिब से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ खास होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती का डिटेंशन खत्म हुआ, उसके बाद तमाम तर कयास आ रहे हैं कि शायद पार्टी सदर जो है मोहतरमा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, लेकिन उसमें ताखीर हुआ और ताखीर के बाद न सिर्फ डॉक्टर अब्दुल्ला बल्कि उमर अब्दुल्ला उनकी रिहाइशगाह तक गए। उसके बाद उन्हें दावतनामा वसूल हुआ और उसके बाद गुपकार में पीपल्स अलायंस के नाम से एक नया इत्तेहाद मर्ज वजूद आया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने कल शाम अपने पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ अहम बैठक की और बैठक में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल 35 से 370 को एबॉलिश करने के बाद पैदा शुदा सूरत हाल, पीपल्स अलायंस पे लोगों का क्या रिएक्शन है, उस पर सीर बहस हासिल की गई। और इस मीटिंग में पार्टी के नायब सदूर के अलावा जनरल सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और सीनियर लीडर जो है वो इस पार्टी में मौजूद रहे। बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ठीक 3 बजे गुपकार में उनकी रिहाइशगाह पे मुनक्किद होगी फेयरव्यू पे, और उसके बाद जरा इब्लाग की तरफ से पूछे गए सवालों का भी तफसील से जवाब देने के लिए पीडीपी सदर ने काफी ज्यादा होमवर्क और तैयारी कर रखी है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती उस वक्त जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे जब उन्हें 14 महीने से ज्यादा वक्त डिटेंशन में गुजारना पड़ा और उसके बाद उनका जो डिटेंशन है खत्म कर दिया गया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने उस वॉइस ऑडियो मैसेज के अलावा कोई भी बड़ा तजम्मुल, जरा ये भी बताएगा जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि जो नया इतिहाद बनने जा रहा है उसे खत्मी शक्ल दी जा रही है, क्या उस पर भी गुफ्तशीनीद होगी? और जो इस इतिहाद के नए इतिहाद के बनने के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस इतिहाद के सरबराह होंगे, कुछ जो है स्पोक्स पर्सन उसमें जो है नए जो है उन्हें काम सौंपा जाएगा, ये भी खबर आई। क्या इस सिलसिले में भी जो है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी इस पे जो है तफसीली बात होगी? देखिए गवर्नर कुचे साहब, जब आप इत्तेहाद की बात करते हैं, उस अजीम इत्तेहाद की जो कि बरसों पुरानी जो सियासी दुश्मनियां थी या जो दूरियां थी वो खत्म कर दी गई, लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा के हवाले से खबर है कि एक्सक्लूसिव विद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नया ढांचा और बहुत सारे लीडरान जो पार्टी से चले गए और दूसरी पार्टियों में शामिल हुए, उसके बाद तंजीम नव का असर नव जो ढांचा तामीर करना है, तैयार करना है। 35 से 370 पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इंडिविजुअल ओपिनियन और इंडिविजुअल डिसीजन क्या कुछ कहता है, लेकिन जरा इब्लाग से पूछे जाने पर सवालों का जवाब दिया जा सकता है अजीम इत्तेहाद पर। और उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला की सरबराही में बनने वाले इस इत्तेहाद पर, जिस पर कमोबेश तमाम सियासी पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो हैं इत्तेफाक रखती हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का माना और मतलब यह है कि इन 14 महीनों में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने जब उस वक्त डॉक्टर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग की थी गुपकार डिक्लेरेशन के बाद, जब वो बाहर आई तो उन्होंने शम्मा रोशन करके अंधेरे में उजाले को पैदा करने की कोशिश की, अपने घर तक पैदल मार्च किया था। उसके बाद उनका डिटेंशन शुरू हुआ 4 अगस्त के बाद, और उसके बाद अभी तक कोई भी प्रेस रिलीज उनकी तरफ से बराह रास्त नहीं आया। हालांकि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से कुछ ट्वीट्स वगैरह उनकी तरफ से आए, लेकिन कुल मिलाकर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगता है कि तमाम सवालों के जवाब होंगे। लेकिन जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज की तकरीर में साफ तौर पर कहा कि 370 पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है, इस पर भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अगला लाही अमल क्या होगा? क्या पुरअमन एहतजाज होगा? क्या लोगों के रीच आउट को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या मीटिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा? और हैरानपुर तौर पर या अभी तक पीडीपी सदर जो है अपने वालिद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मजार पे हाजिरी दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई भी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सियासी नगर में या बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल, आपका ये थे सईद तजम्मुल तफसीलात फराम करे थे। आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से 3 बजे उनकी रिहाइशगाह गुपकार पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा और सियासी सूरत हाल जो है विदिन पार्टी के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, किस तरह पार्टी को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है, उस पर बात हो सकती है। और माना जाता है कि जो है नया इतिहाद बनने जा रहा है उस पर भी बात हो सकती है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है मुगल शाहरा के हवाले से, जहां एक हादसा पेश आया है। पोशीना के करीब सड़क हादसा पेश आया है। जो मुगल शाहरा पर पोशीना जिला पूंछ में पड़ता है, वहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है। कश्मीर से जम्मू की तरफ जाने वाला एक ऑयल टैंकर हादसे का शिकार हुआ और हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जान बाक हुए। माना जाता है कि दोनों का ताल्लुक जिला डोडा से है। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों
मौके पर ही उनकी मौत वाक़या हुई। पोशीना मुगल शाहरा पर पोशीना के करीब एक सड़क हादसा पेश आया है। कश्मीर से जम्मू की तरफ एक ऑयल टैंकर जा रहा था, जिस दौरान वो एक गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जान बाक हुए हैं। जो डोडा जिला डोडा के दोनों का जिला डोडा से ताल्लुक बताया जाता है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है हादसे के हवाले से, जो हादसे की खबर आ रही है? जी गौर, ये टैंकर था जो मुगल शाहरा के रास्ते राजौरी की तरफ आ रहा था और पुशाना के नजदीक ये गहरी खाई में जा गिरा है, जिसमें मौके में ही 2 अफराद की मौत हुई है, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर हैं। और बताया जाता है कि ड्राइवर का ताल्लुक जम्मू से है और कंडक्टर का ताल्लुक डोडा जिला से है, और इसका दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है और काफी गहरी खाई में जाइए ट्रैक्टर गिरा है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस चौकी के नजदीक ये हादसा पेश आया, जिस कारण फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं वहां, और इनकी डेड बॉडीज निकालने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि दूर दराज का इलाका। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह हमने सुबह भी अपने प्रोग्राम में बताया था कि एक ऐसा इलाका है जिसमें कोई भी मोबाइल का किसी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। हालांकि इस हादसा जो ये पेश आया है ये बिल्कुल फौजी चौकी के नजदीक पेश आया, जिसके कारण फौरी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। जी गो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थी तफसीलात फराम करे थे जमशीद मलिक पूंछ से, जो पूंछ के पोशीना के करीब जो है मुगल शाहरा पर एक हादसा पेश आया है। कश्मीर से जम्मू की तरफ एक ऑयल टैंकर जा रहा था और हादसे का गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौत हुई है। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों जान बाक हुए हैं मौके पर, और बताया जाता है कि ड्राइवर का ताल्लुक जम्मू से, जबकि जो कंडक्टर है उसका ताल्लुक जो है वो जिला डोडा से बताया जाता है। वजारत खारजा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि लाइन अप कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है, जिस दौरान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीज फायर के दौरान पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशें की जा रही है। I'm glad you've asked about infiltrations by Pakistan across the border. See, Pakistan forces have continued to engage in unprovoked ceasefire violations, and often these violations happen from civilian areas to support infiltration of terrorists across the LOC. This is a clear violation of the 2003 ceasefire understanding between the two sides. In terms of numbers, what I can tell you is this year till date, Pakistani forces have carried out 3,800 unprovoked ceasefire violations. There have also been attempts to drop arms and ammunition across the LOC in the garb of civilian activities. We have also witnessed that Pakistan's aid and abetment to cross-border terrorism, smuggling of arms and narcotic substances has spilled over to the international boundary. वादी में हरकत कलब बंद होने की बीमारी बढ़ रही है और वादी भर में दिल की बीमारियां, जो कि आजकल के हालात में अवाम उन्नास की तकलीफ और परेशानी का बायस बनी हुई है। इससे बचने की तदाबीर और बीमारियों की सूरत में बेहतरीन इलाज के बारे में मालूमात का न होना बहुत से मसाइल पैदा कर रहा है। हमारे नुमाइंदे राही निसार ने इस सिलसिले में डॉक्टर सोहेल नायक से बात की है। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। डेथ्स इस साल हुई, कोविड ने भी डैमेज किया। ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा कि इस साल काफ़ी लोग मरे, कोई कोविड से मरा, कोई नॉन कोविड से मरा, लेकिन सबसे जो हमें हेल्थ वाइज चिंताजनक बात ये है वो ये है कि जो हमारा यंग लोग हैं 20 से 30 ईयर्स ऑफ एज में, इनको सडन डेथ नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें सडन डेथ होती है तो हमारा ये लाजमी बनता है क्या ये कोविड रिलेटेड है। अगर ये नॉन कोविड रिलेटेड है तो हमारा ये यहाँ फ़र्ज़ बनता है कि जो भी हमारी यंग पॉपुलेशन है हमें उनको स्क्रीन करना चाहिए कि क्या उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हार्ट में कि उनको खुद को पता नहीं है और उनकी सडन डेथ हो जाएगी। सर, सर्दियाँ आने वाली है अब, क्योंकि अगर कश्मीर की बात करें यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, सर्दी बहुत होती है, कोविड का यहाँ पे महामारी चल रहा है कि सिम्टम सेम है। सर्दी में भी वही यहाँ पे बुखार खांसी वांसी होता है, तो कोविड की भी वही होती है। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यहाँ पर सर्दियों में बच्चों को, बड़ों को छाती इसलिए ख़राब होती है क्योंकि जो सर्दी का कहर होता है
उसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसको हम बोलते हैं इनेट इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर पड़ता है। उसका मतलब है जो हमारा ये जो नाक गले वाले का जो इम्यूनिटी का सिस्टम होता है वो कमज़ोर पड़ता है। दूसरी बात ये होती है लोग ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, मतलब एक ही कमरे में सारे रहने लगते हैं। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि लोग ऐसा हीटिंग सिस्टम अरेंज करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो इस साल मैं लोगों को ये कहूँगा, क्योंकि ये कोविड है, अगर किसी को भी खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है तो जो उनके घर वाले हैं वो डर जाते हैं, उसके बाद उनमें काफ़ी परेशानी होती है। तो जो सर्दियाँ आएगी लोगों को आज से ही उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। एक ही कमरे में नहीं ज़्यादा लोगों को रहना है। जो दुआ उठाती है मतलब बुखारी वगैरह वो नहीं लगानी है। और जो खिड़कियों पे हम पॉलीथीन लगाते हैं, देखिए हमारा एक रिवाज है कि हम पूरी खिड़कियाँ बंद करती है। इस साल मैं लोगों को अपील करता हूँ कि खिड़कियों को पूरा बंद ना करें और जो उनके बड़े बड़े रूम हैं उनको अच्छी तरह वेंटिलेट। बाजारों और सब्जी मंडी में गुज़श्ता कई माह से सब्जियों के गैर मामूली तौर पर महंगे होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों के नरक में इजाफे की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि सरकार आवाम की मुश्किलात दूर करने में अभी तक नाकाम हो रही है और आज की महंगाई सार्फिन के लिए बाइस अजाब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत यूं ही खामोश तमाशाई बनी रही तो आने वाले दिनों में दूध, दाल और खुर्दनी तेल जैसी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। सब्जी को देखा जाए तो पहले के पीछे सर काफी महंगी हो गई है। मतलब पहले सब्जियां हम लोग जो लोग बहुत सस्ता खरीदते थे, आलू भी देखा जाए तो इस समय 40 रुपए किलो के आसपास है। प्याज भी हम लोग देख रहे हैं तो वो भी पहले के अपेक्षा बहुत ज्यादा महंगी हो गई। मैंने पहले हम लोग इस समय देखा जाए 70 रुपए किलो खरीद रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग सस्ता खरीदते थे, इसके पहले काफी सस्ता था। लेकिन इस अन्य सब्जियों की भी अगर बात किया जाए सर तो पहले जहां हम लोग काफी सस्ती खरीदते थे काफी इंक्रीज हुआ है, मतलब दाम में काफी इंक्रीज हुआ है। सब्जी हर सब्जियों का दाम जस्ट दूना हो चुका है इस समय। प्याज 70 रुपए बिक रही है, आलू 40 का बिक रहा है। हरी सब्जियां भी मतलब पहले से काफी महंगी हैं। अब आम जनता इससे त्रस्त है, जेब पर भार पड़ रहा है। और सिचुएशन ऐसा हो गया, एक तो हेवी रेन आ रहा है, हम लोग अफेक्टेड है। दूसरा जो ये जो वेजिटेबल्स का जो है रेट बहुत हाई है और ख़ास तौर पे ओनियन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, समझे आप। तो ये जो है इसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, समझे। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर हेल्पलेस, वी आर समझो। तो जो है कि लोग कंट्रोल करना चाहिए मगर कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, समझे, बस यही बोलना है। पहले फ्लड्स आ गया, उसमें परेशान है। फिर यहाँ आए तो रेतु मज़ार बोले, मगर यहाँ पे कोई रेट कम नहीं कर रहे। टमाटर का रेट ज़्यादा है और आपके वो तरकारियाँ भी सब महंगे हैं, कोथिमीर भी महंगा है, पुदीना सब महंगा दे रहे। हम लोग को कैसा करना समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट कुछ भी कम नहीं कर रही। चाहे गवर्नमेंट की सहायता करी, अगर रेटा कम करे तो फिर भी कर सकते हैं। फ्लड से आके पहले ही नुकसान हो गया, पैसों का, जान का, माल का सब नुकसान हो गया। परेशानी वही है। अब वो गवर्नमेंट क्या करती समझ में नहीं आ रहा। श्रीनगर इंतजाम महकमा सयाह जहां झील डल के आसपास साफ सफाई और मकामी और गैर मकामी सयाहों के लिए बेहतर सहूलियात बहाम रखने की बुलंदबांग दावे कर रही हैं और सयाहत को फरोग देने के लिए कई इकदाम उठाने की बात भी की जा रही है। मगर दूसरी तरफ जमीनी सतह पर इंतजामिया और मुतलका महकमा के दावे सराब साबित हो रहे हैं। जलेडल के अंदर चार चिनार में आने वाले सयाहों का कहना है कि यहाँ पर गंदगी के ढेर जमा होने और बैतल खुला की खस्ता हालत से आने वाले सयाहों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने इंतजामिया और महकमे सयाहत से अपील की है कि चार चिनार को मजीद जाज़ नज़र बनाने के लिए ठोस इकदाम उठाए जाए ताकि आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहाँ जब हमें बहुत शौक था कि हम चार चिनारी वहाँ देखने जाएं, लेकिन जब यहाँ हम पहुँचे हमने देखा यहाँ गंदगी है, ना कोई यहाँ सफाई करता है। यहाँ पे एक ये टॉयलेट बना है, इसको भी अभी तक कंप्लीट नहीं किया हुआ है, उसकी हालत देखो। और इससे ऐसा अब हमें महसूस हो रहा है कि अब जब दोबारा हम यहाँ पे अब दोबारा आने का दिल ही नहीं करता हमें यहाँ के हालात देख के। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन जो श्रीनगर की उससे ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें। ये सफाई योर पब्लिक तरान टूरिस्ट ये बड़ गंदगी ये कम वातान कुन तरफ सफाई ये बाथरूम ये खस्ता हालत मज अंदर आसन कह गुंजाइश कह सफाई ये लुकस 10 दोस गसान टूरिस्ट मगर ये हालात वो तम सठा
तंग गछान वह हाकिमन करान गुजारिश मेहरबानी कर सफाई साफ शूच वातन बाथरूम बनन ये। मैं खुद एक टूरिस्ट हूँ, मैं यहाँ घूमने आया था। मेरा बहुत शौक था कि मैं चार चिनारी देखूं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैं बिल्कुल मतलब जैसे शौक मार ही गया। जैसे यहाँ की हालत देखी, ना कोई सफाई है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है। बाथरूम बना तो है लेकिन उसकी जो हालत देखोगे तो आप मतलब मैं महसूस नहीं कर सकते कि क्या ऐसी हालत है उसकी। बिल्कुल कचरा है हर जगह, बॉटल्स गंद पड़ा है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि ये श्रीनगर का एक मेन मरकज़ है, यहाँ पे अगर सफाई ऐसे नहीं होगी तो टूरिस्ट जो भी है तो वो कहाँ जाएगा। इतना बनाए गवर्नमेंट पार्क पे लाजे पे त्रुक ये गंदगी सो सारे अथो सत वटान कूनस को पे सोए बह जालान ये न बागवान न कह लेटरिन आब अगर न बागवान तवान तो लेटरिन तवान तो आब सो गई मेहरबानी। वादिया कश्मीर को खुतफीर पंचाल से मिलाने वाले शाहरा मुगल रोड जो कि आम ट्रैफिक के लिए अगरचे बंद है, तहाँ बैरून रियासत से आने वाले सयाहों का कहना है कि पीर की गली और दीगर मकामात पर जो सहूलियात होने चाहे वो ज़मीनी सतह पर नज़र नहीं आ रही है। सफ़र करने वालों का कहना है कि मुगल शाहरा पर मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि पीर की गली में सयाहों के लिए कोई भी माकूल इंतज़ाम होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तो बढ़िया है, पीर की गली का नाम तो काफ़ी सुना है, लेकिन आने के बाद देखा तो एक ही ये मज़ार है यहाँ पे, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है। हमें लगा था कि और कुछ डेवलप हुआ होगा ये, तो ऐसा नहीं लगा। लेकिन एक मज़ार है, बस उतना ही है। पूरे कश्मीर में बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत टूरिस्ट प्लेसेस है। अगर डेवलप करेंगे तो बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पे। हम पिछले 1.5 साल से यहाँ पर है। 1.5 साल से हम पिछले साल भी सोच रहे थे यहाँ आने का। पीर की गली हमने काफ़ी नाम सुना था, लेकिन हमने जो सुना था उसके हिसाब से हमको नहीं पाया यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ मज़ार है और मज़ार के हिसाब से मेरे भी लगता है यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और यहाँ पे जो ट्रैफिक देखा हमने, ये वैसे भी नेशनल हाईवे 444 हमको पता चला कि नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है और सरकार ने इसकी काफ़ी डेवलपमेंट करनी चाहिए ऐसा लगता है। और यहाँ पे जैसे कि कश्मीर में आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर 6-8 महीने में जो रहता है हरियाली रहती है, हरियाली में काफ़ी बड़े बड़े बगीचे हैं, सब कुछ है, पार्क्स है, उस टाइप का पार्क्स यहाँ पे मेंटेन हुए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे। रोड तो मुझे बढ़िया लगा, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मैं चूँकि पहली बार पीर की गली आया हूँ, मुझे बड़ा ये देखकर दुख हो गया कि यहाँ जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ मज़ार शरीफ भी है और यहाँ मैं अभी वाशरूम्स की हालत देख रहा था, बहुत मतलब पैथेटिक कंडीशन में है। कितने लोग यहाँ आते होंगे, कितने मतलब हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ, फॉर दैट मैटर जो अपने वो ट्रक ड्राइवर्स बेचारे आते हैं। आपको पता है रास्ते में सफ़र करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो शायद वो रिलीफ अफसाई उनको लगता होगा जब वो यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ आ जाएँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। अगर एक थोड़ा सा यहाँ सराय टाइप का कुछ होता उनके रहने के लिए, वो होना चाहिए था। और स्पेशली जो बेसिक कम्युनिटी है, बाथरूम वाशरूम, ये किसी भी सूरत में यहाँ होना चाहिए। भारत की दारुल हुकूमत के मौसम में सर्दी का असर बढ़ने के साथ लोगों को दुगनी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई आलूदगी से आब हवा रोज बरोज बदतर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से भी आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल ने दारुल हुकूमत की आब हवा का इंडेक्स जारी किया, जिस दौरान फिजाई आलूदगी को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया गया है। दिल्ली में आज सुबह से ही फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है और यह मौसम सांस की बीमारियों में मुब्तला लोगों के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं है। सर एक्चुअली पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी पहले दिखता था इंडिया गेट, अब दिखना बंद, विजिबल होना बंद हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ज़्यादातर जो बूढ़े लोग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस काम में, मतलब बहुत लोगों को डेथ हो जाती है इस चीज़, अस्थमा होता है लोगों को, तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। और देखते हैं हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें अगर ट्रैफिक का कम होगा तो और कम होगा पोल्यूशन। अब ये इसका कारण है सारा दिल्ली से बाहर, जो रोहतक में जितनी परालियाँ वगैरह फूकी जाती हैं, जलाई जाती हैं, इस टाइम जितना पोल्यूशन सारा यहीं आता है, इफेक्ट यहीं पड़ता है आके। और ये है कि सुबह जितने लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं
उनको थोड़ी दिक्कत होती है सांस लेने में। और आप देखो, आप सामने इंडिया गेट नहीं दिख रहा है। आप देखिए पहले कुछ 10 दिन या 15 दिन पहले देखिए तो इंडिया गेट एकदम साफ दिखता था। तो इस कारण ये है, दिक्कत है पोल्यूशन के कारण। क्या कर सकते हैं इसको रेक्टिफिकेशन के लिए? हम क्या कर सकते हैं? यही आप ये गवर्नमेंट से पूछिए ना। अब वही हम तो कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ही कर सकती है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पर अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।